डियर स्टूडेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या है, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। आवर्त सारणी तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की व्यवस्था है। तो आवर्त सारणी क्या है, आप पढ़ चुके हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो मेंडलीव एक प्रसिद्ध रशियन वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम डिमिट्री मेंडलीव था। सन 1869 में इन्होंने तत्वों तथा यौगिकों का अध्ययन किया और अध्ययन के फलस्वरूप इन्होंने एक नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वो क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका क्या अर्थ है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। मेंडलीव वो पहले वैज्ञानिक थे, वो प्रथम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में रखा तथा हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको हम पीरियड यानी आवर्त कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम हैं इन्हें हम ग्रुप या वर्ग कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो इनके आवर्त सारणी में कुल 8 ग्रुप तथा 7 पीरियड थे। और एक चीज़ और ध्यान दें कि वर्ग 1 से लेकर वर्ग 7 तक प्रत्येक वर्ग जो है 2 उपवर्गों में बटा हुआ था, जबकि जो 8वां उपवर्ग था उसमें किसी भी प्रकार का कोई उपवर्ग नहीं था। मेंडलीव के समय जो कुल ज्ञात तत्व थे उनकी संख्या थी 63 और मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में इन सभी 63 एलिमेंट्स को सम्मिलित किया और उन्हें उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखकर और समझने का प्रयास करेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी जैसा कि आप देख रहे हैं, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित किया और इस ढंग से व्यवस्थित किया कि हम पहली बार हम लोग जो है तत्वों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाए। मेंडलीव की आवर्त सारणी से हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ग्रुप हैं यानी वर्ग कहते हैं। और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है पीरियड कहलाते हैं। अगर एक प्रश्न हमारे मन में और आता है कि इसे पीरियाडिक टेबल क्यों कहते हैं, तो मेंडलीव ने जब इन तत्वों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जिन तत्वों की प्रॉपर्टी समान थी वो रेगुलर पीरियड के बाद रिपीट कर रहे थे, इसलिए इनको पीरियोडिक कहा। और चूंकि ये एक टेबुलर फॉर्म में है, एक टेबल के फॉर्म में है, इसलिए इन्हें टेबल कहा गया। तो इस तरह से इसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल की कई सारी विशेषताएं हैं। आप देखेंगे जब वर्ग 1 से आगे की ओर आप बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो पहले ग्रुप से स्टार्ट करेंगे तो
मेटल्स की प्रॉपर्टी इनमें आपको दिखेगी, और जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो जो मेटल्स प्रॉपर्टी है या जो गुण है वो धीरे धीरे नॉन मेटल्स होती जाएंगी। और आप देख रहे हैं निश्चित अंतराल के बाद, निश्चित पीरियड के बाद लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और इसके बाद फिर सोडियम यहाँ पे आ गया है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि एक निश्चित समय के बाद ये सेकेंड ग्रुप में आ गया मैग्नीशियम, जो कि बेरिलियम से नीचे है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक वर्ग के जो तत्व हैं इनकी प्रॉपर्टीज समान है। अगर हम वैलेंसी की बात करें, संयोजकता की बात करें, तो हम देखेंगे कि ग्रुप ए यानी वर्ग एक के जितने भी तत्व हैं उन सभी की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। इसी तरह वर्ग 2 में अगर हम जाएं तो इनकी संयोजकता 2 होगी सभी की, और वर्ग 3 में भी सभी की संयोजकता 3 होगी, और वर्ग 4 सभी की संयोजकता 4 होगी। लेकिन जैसे ही हम पाँचवें वर्ग में जाएंगे तो हम, क्योंकि कुल कितने वर्ग हैं? 8, तो 8 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो जो वर्ग 5 है इन सभी की संयोजकता होगी 3, और इनकी संयोजकता होगी 2, और वर्ग 7 की संयोजकता होगी 1। और वर्ग 8 की संयोजकता के बारे में मेंडल ने किसी भी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं की। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मेंडल ने बहुत ही अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास किया, और इनके वर्गीकरण में एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि इन्होंने ये ध्यान रखा कि आज भले ही 63 एलिमेंट्स हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में बहुत सारे तत्वों की और खोज होनी है। तो इसलिए उन्होंने अपने, यहाँ पे आप खाली स्थान देख रहे हैं, भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ध्यान दिया, उन्होंने इतना समझा कि ये जो तत्व यहाँ पर आएगा उस तत्व की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इस वर्ग के तत्वों की प्रॉपर्टीज के समान होगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिससे हम अच्छे ढंग से आवर्त सारणी में तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसमें कुछ कमियां भी हैं। वो क्या कमियां हैं वो हम आगे अध्ययन करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने तत्वों को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित किया है, जिनसे हम आसानी से इनकी विशेषताओं आदि को समझ सकते हैं। लेकिन विशेषताएं होने के साथ साथ मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमियां भी हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है। जैसे आप देखेंगे Cu और Hg, Cu और Hg, जबकि कॉपर और Hg दोनों के समान गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, लेकिन इसके बावजूद भी इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। इसके अतिरिक्त जैसे गोल्ड और प्लेटिनम है, समान गुण होते हुए भी अलग अलग वर्ग में रखा गया है। बेरिलियम और Pb की अगर हम बात करें तो भी आप देखेंगे कि इनको जो है अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन की स्थिति की सही व्याख्या न करना, इन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति की सही व्याख्या नहीं की, जबकि अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है एक अधातु है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, यानी बाएं से जब दाएं की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे धात्विक गुण अधात्विक गुणों में बदलते चले जाएंगे। लेकिन चूंकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अधातु की श्रेणी में आता है, जबकि उसे प्रथम वर्ग में रखा गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसा कि
ये कहा गया है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन अगर हम देखें तो इस बात का भी पालन नहीं किया गया है। अगर हम देखें यहाँ पे ये एथ ग्रुप में हम देखेंगे कोबाल्ट और निकिल। अगर हम बढ़ते क्रम की बात करें तो जो कोबाल्ट है इसका परमाणु भार निकिल के परमाणु भार से अधिक है। अतः निकिल पहले आना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने समस्थानिक तथा संभारिकों के लिए अपनी आवर्त सारणी में कहीं भी जगह नहीं दी। कोई भी ऐसा स्थान उन्हें नहीं दिया, क्योंकि एक तत्व के कई समस्थानिक हो सकते हैं तो उन्हें भी उस वर्ग में स्थान देना चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो ये कुछ कमियां थीं। इसके अलावा जो असमान तत्व हैं वो भी आप देख रहे होंगे इसमें। जो असमान तत्व हैं जैसे Na और Cu हैं, तो ऐसे इसके अतिरिक्त पोटेशियम और Ag हैं। कुछ ऐसे अनलाइक एलिमेंट्स हैं जिनको सेम ग्रुप में रखा गया। तो बहुत सी ऐसी कमियां हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी ही वो पहली आवर्त सारणी है जिससे हमें तत्वों को समझने में आसानी हुई। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा।